नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को लेकर जिला निगरानी समितियों ने कोर्ट को जानकारी दे दी है। सरकार पूर्व के आदेशों और सुझावों पर अमल नहीं कर रही है, ये कहा गया है उस जवाब में। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। पहाड़ों में कोरोना के लिए मोबाइल टेस्टिंग की भी व्यवस्था नहीं है। कोर्ट के सरकार को निर्देश जो सामने आए हैं अब तक, वो हम आपको बता दें। 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट ने कहा है सरकार से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निगरानी समितियों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को पूर्व में जितने भी आदेश और सुझाव दिए गए थे, उसका पालन नहीं हो पा रहा है, उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पहाड़ों में कोरोना के लिए मोबाइल टेस्टिंग की व्यवस्था भी नहीं है। अब कोर्ट ने सरकार को 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली को लेकर जो जिलों में निगरानी समितियां गठित की थी, इन समितियों ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में ये शिकायत की है कि राज्य सरकार उनके सुझावों पर अमल नहीं कर रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि न तो बाजारों में लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से पूछा है कि वो क्यों नहीं निगरानी समिति के सुझावों पर अमल कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 21 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बुलेटिन में बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां पर मंत्री और विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक मंत्री, 3 विधायक समेत 16 पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह मामला 2012 से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवे जाम करने के मामले में सेशन कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। विधायक आदेश चौहान, राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। वहीं स्पेशल टीम बनाकर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को 23 अक्टूबर तक पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि किशोरी को अगवा करने के विरोध में हाईवे को जाम किया गया था और उसी मामले में अब इन सभी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। और बुलेटिन में बात डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। प्रदेश में डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय कब खुलेंगे, इस पर फाइनल फैसला इस हफ्ते ले लिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सचिवालय में सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय की कुलपतियों और डायरेक्टर के साथ मीटिंग की है और सभी की कॉलेज खोलने पर राय जानी है। मीटिंग में सभी कुलपतियों ने कॉलेज खोलने पर सहमति जताई है, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2-3 दिन में मुख्यमंत्री से बात कर फाइनल मुहर कॉलेज खोलने पर लगा दी जाएगी। और साथ ही मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इस बार टॉप कॉलेज की रैंकिंग में सभी कॉलेज अप्लाई करेंगे। उत्तराखंड के 10 विश्वविद्यालयों को देश की टॉप रैंकिंग में लाने का लक्ष्य उच्च शिक्षा विभाग में चल रहा है। देखिए, सबकी राय ये है कि कॉलेज खुलने चाहिए और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खुलने चाहिए। और कल परसों हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के, क्योंकि सबके सुझाव आ गए हैं और जल्दी इस पर निर्णय कर देंगे। उत्तराखंड में 2 नवंबर से प्राइवेट और सरकारी स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन नियम और शर्तों के साथ खुलने जा रहे हैं स्कूल। और पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को भेजने को लेकर अभी तैयार नहीं है। और अब पेरेंट्स एसोसिएशन को ऑनलाइन विकल्प ही रिस्क से बेहतर नजर आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल से जुड़े 170 स्कूल अपनी 6 मांगें राज्य सरकार को भेज चुके हैं, जिसमें स्कूल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन चलाने के मूड में नहीं है ये लोग। उनका कहना है कि मुमकिन नहीं है कि टीचर्स 8 घंटे स्कूल में क्लास लें और फिर 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई कराएं।
केदारनाथ हेली सर्विसेज से एक बार फिर से ब्लैक टिकटिंग को लेकर विवादों में है। केदारनाथ हेली सर्विस के लिए केवल GMVN को टिकट बुक करने का परमिशन है। GMVN ने इसके लिए 70% ऑनलाइन और 30% टिकट ऑफलाइन बुक करने की सुविधा दी है। लेकिन कुछ हेली कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर ब्लैक मार्केटिंग कर अपने टिकट को बेच रही हैं। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद अब GMVN ने टीम गठित कर हेलीपैड पर तैनात रहने के निर्देश भी दिए हैं। ऑपरेटर के लिए टिकट बुकिंग एजेंसी के रूप में नामित हुई है। तो इसमें GMVN की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड बने हुए हैं और हम फ्लाइंग स्क्वाड से इसको चेक करवाएंगे कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई होगी तो हम यूकाडा को इस पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। उधर पिथौरागढ़ में पपदेव इलाके में लगातार हो रहे लेपर्ड के हमलों के बाद वन विभाग भी सख्ती में है। एक सप्ताह पहले वन विभाग ने इस इलाके में एक लेपर्ड को मार गिराया था, लेकिन फिर बीते रोज एक महिला को लेपर्ड ने अपना निवाला बनाया। लेपर्ड के हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने पिंजरे भी लगा दिए हैं और साथ ही लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। वहीं लगातार लेपर्ड के हमले को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। टिहरी के नरेंद्र नगर में गुलदार की दहशत बरकरार है। हालांकि शिकारी दल द्वारा आदमखोर गुलदार को मारने का दावा किया गया है, लेकिन सलडोगी गांव में फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल है। पिछले दिनों गुलदार द्वारा 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया गया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को शिकारी दल गुलदार को मारने पहुंचा और उसको कामयाबी मिली थी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी इलाके में एक गुलदार घूम रहा है और एक महिला के ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर वो भाग खड़ा हुआ। विकासनगर में कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज से सटे गांव में हाथियों के मूवमेंट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी धोला तप्पड़ के साथ ही बद्रीपुर, कुंजा ग्रांट और आदूवाला समेत आसपास के कई गांव में आए दिन दस्तक दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीणों की माने तो कई बार हाथी खेतों में खड़ी फसल को रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और अब वन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हरिद्वार के रसियाबढ़ रेंज में एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया गया है। यह हाथी उत्पाती हाथियों के झुंड का लीडर है। आपको बता दें कि कुंभ मेले के चलते 10 हाथियों ने यहां पर उनमें रेडियो कॉलर लगाया गया है। रेडियो कॉलर करने के बाद हाथी को सकुशल जंगल में छोड़ दिया गया। रेडियो कॉलर लगाने से अब हाथी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहले दिन बुकिंग फुल हो गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। पार्क का बिजरानी जोन पहले ही दिन पर्यटकों से फुल है। यहाँ पहुँचे सैलानी बाघ की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। हालांकि लंबे समय बाद टूरिस्टों को देखकर वन्य जीव खासे आक्रामक दिख रहे हैं। बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का जिम कॉर्बेट का, और फर्स्ट ओपनिंग पे मैं यहाँ आई हूँ। तो बस यही है कि हमें टाइगर देखने को मिले और बच्चे भी एक्साइटेड होंगे कि हाँ टाइगर दिख गया। सेम मेरा भी है, मेरी डॉटर है, बहुत छोटी है अभी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको मैं बता सकूँगी कि आप फर्स्ट डे यहाँ आए थे जिम कॉर्बेट में और फर्स्ट डे आपको टाइगर देखने को मिला। टाइगर एंड लेपर्ड, एलिफेंट्स कुछ देखने को मिले हमें, यही होप लेकर आए हम यहाँ पर आज। कैसा लगा आपको यहाँ पे? सर यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद कहीं घूमने को मिला हमें यहाँ। कॉर्बेट का बिजरानी जोन सैलानियों में बहुत लोकप्रिय है। इसके खुलते ही यहाँ सैलानी उमड़ पड़े हैं। यहाँ बाघों का रोमांच पर्यटकों को खींच लाता है। कॉर्बेट के इतिहास में पहली बार 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे की सुविधा भी शुरू हो गई है। हालांकि पार्क का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। अच्छा, एक समाचार है कि हमारे सारे नाइट स्टे जो हैं वो फुल हैं, सारे रूम फुल हैं और दिन में डे विजिट की जितने भी जिप्सी अलाउड हैं सब फुल हैं और पर्यटकों में भारी उत्साह है, क्योंकि 18 मार्च के बाद से बहुत एक लंबे अंतराल के बाद ये गेट खुल रहा है। लंबे समय बाद खुल रहे कॉर्बेट पार्क में आए सैलानियों से जहां पार्क गुलजार होने लगा है, वहीं सैलानियों को देख पर्यटन कारोबारियों की बाँचें भी खिली हुई हैं।
और एक बड़ी खबर ऋषिकेश से, जहां पर आज 84 कुटिया खुलेगी। पर्यटकों के लिए आज खुलेगी 84 कुटिया। कोरोना संक्रमण काल में 6 महीने से 84 कुटिया बंद थी। बीटल्स आश्रम के नाम से जानी जाती है 84 कुटिया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है महेश योगी की 84 कुटिया, जो आज पर्यटकों के लिए खोल दी जाए। हंस फाउंडेशन ने माता मंगला के जन्म दिवस पर राज्य को 105 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में इन योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने माता मंगला और हंस फाउंडेशन द्वारा की जा रही सामाजिक सहभागिता की खुलकर तारीफ भी की। बधाई देना चाहूँगा पूज्य माता मंगला जी को। सैकड़ों करोड़ रुपए का दान इन 3-4 वर्षों में उन्होंने उत्तराखंड को दिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर को अपना नल और शुद्ध जल देना है, ऐसे 200 गांवों में हंस फाउंडेशन के द्वारा हंस जल धारा के अंतर्गत पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य में एक बार फिर से बेरोजगार सियासत के केंद्र में है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की बात हो या फिर हरीश रावत द्वारा सिडकुल परिक्रमा के ऐलान का, हर तरफ सियासत देखने को मिल रही है। राज्य के सेवा योजना कार्यालयों में करीब 6 लाख बेरोजगार युवक युवतियों ने पंजीकरण कराया है। कोरोना काल में लाखों की संख्या में प्रवासियों के लौटने से बेरोजगारों की तादाद और भी बढ़ गई है। पिछले 8 महीने से लटके फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले को उठाकर कांग्रेस अचानक सुर्खियों में आ गई, तो अब हरीश रावत ने 17 अक्टूबर को सिडकुल हरिद्वार में परिक्रमा करने का ऐलान किया कि मैं 17 अक्टूबर को हरिद्वार सिडकुल में अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 लोगों को लेकर के एक परिक्रमा, रोजगार परिक्रमा यात्रा निकालूंगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि रावत की परिक्रमा राजनीतिक परिक्रमा है। मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि कोविड काल में उद्योगों से लेकर हर क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हरीश रावत सीनियर लीडर हैं, उन्हें ऐसे वक्त में राजनीति से बचना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में हमको राजनीति से बचना चाहिए, और जिनका आपने नाम लिया वो तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और इस समय के जो हालात हैं इसको सबको समझना चाहिए। बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा सियासतदान तो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों से ज्यादा नेताओं को अपनी सियासत की चिंता ज्यादा सताती है। ऐसे में इनका भला कब होगा, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब खबर खटीमा से, जहां पर जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मर्तोलिया ने जनजाति विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन छात्रावास का जायजा लिया। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी को व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित भी किया। जनजाति आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि 8 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। स्टाफ से कभी बात करनी थी कि आगे जो स्कूल खुलेगा कैसे खुलेगा, कैसे आगे चीज़ें होंगी, और बस एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी हो जाए, इसलिए मैं स्कूल को आने का मेरा मकसद। अल्मोड़ा के रानीखेत में 106 हेक्टेयर में फैले चौबटिया उद्यान की हालत खस्ता है, और इस उद्यान में अब केवल नाम मात्र के सेब के पेड़ बचे हैं। बता दें कि 2003-04 में पुराने सेब के पेड़ों को काट दिया गया था। इसके बाद 16 साल बीतने के बाद भी उद्यान अपने पूर्व स्थिति में नहीं लौट पाया है। वहीं विभाग कर्मचारियों की कमी और बजट नहीं होने को वजह बता रहा है। खेत के चौबटिया का सेब उद्यान पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, लेकिन 2004 में यहाँ पूरे पेड़ों को काट दिया था। 16,000 पेड़ों की कटिंग के बाद से दोबारा 16,000 पेड़ों का रोपण कर इनमें फल देने लगे पेड़ पहुँच गए हैं, और आप उम्मीद की जा। बाजपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच रामलीला मंचन शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा अनलॉक 5 के दौरान रामलीला मंचन करने को लेकर छूट दी गई है, लेकिन सरकार रामलीला मंचन के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित भी कर चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैदान में रामलीला मंचन देखने आने वाले तमाम लोगों के लिए लगाई गई कुर्सियों को 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया।
केदारनाथ धाम में 3 नई ध्यान गुफाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। जल्द ही इन ध्यान गुफाओं को साधकों की साधना के लिए खोल दिया जाएगा। केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर साधकों के लिए ध्यान और साधना के लिए 3 नई गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जिसे इसी महीने के आखिर में ध्यान साधना के लिए खोला जा सकता है। केदारनाथ धाम में एक गुफा 2019 में भी बनाई गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने ध्यान कर दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा था। इस ध्यान गुफा में साधकों के लिए बिजली, पानी, शौचालय समेत कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी और साधक यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। 3 ध्यान गुफाओं का निर्माण कार्य PWD DDMA सिविल कार्य इकाई के माध्यम से किया जा रहा है। अभी इसका जो कंप्लीशन था वो हमको सितंबर में करना था, जिसको सिविल वर्क इसमें कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक वर्क का कार्य वर्तमान में चल रहा है। अगले 2-3 दिन में वो कंप्लीशन होकर हैंडओवर कर। इन नई ध्यान गुफाओं को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की लोक निर्माण विभाग शाखा बना रही है, जिसमें अब थोड़ा कार्य ही शेष रह गया है और शासन के निर्देश के बाद खोल दिया जाएगा। उसको GMVN शासन स्तर पर इसका निर्णय होना है कि GMVN के माध्यम से इसमें बुकिंग जो है लेना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये निर्णय शासन स्तर पर हो जाता है, उसके पश्चात हमको GMVN को। इस वर्ष यात्रा समाप्ति के लिए अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अंतिम दौर की यात्रा में बाबा के धाम पहुंचने वाले साधकों को इन नई ध्यान गुफाओं में साधना करने का मौका मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।